हाय गाइस, आई एम प्रोफेसर नारायण नीले फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी। और आज हम देख रहे हैं फ्रेंड, हिस्ट्री का 3rd नंबर का चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री का चैप्टर है, क्लास 10 का एसएसटी में से। चलो देखते हैं फ्रेंड। आज हम सबसे पहले मुझे ये कंसेप्ट बता सकते हो क्या आप, व्हाट इज मीन्स ऑफ नेशनलिज्म। फ्रेंड, हमने लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा है व्हाट इज मीन बाय नेशनलिज्म। नेशनलिज्म मतलब द लव फीलिंग्स रिगार्डिंग द कंट्री, मतलब कंट्री के प्रति प्यार, बराबर है, उसको बोलते हैं नेशनलिज्म। उसको पेट्रियटिज्म भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं? पेट्रियटिज्म। तो नेशनलिज्म इन इंडिया, हमारे भारत को भी ऐसा लगने लगा, लेकिन कब लगने लगा तो ये देखते हैं हम इस चैप्टर में पूरा स्टडी करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया में। नेक्स्ट, तो चलो फ्रेंड हम उसका टॉपिक फर्स्ट देखते हैं। टॉपिक फर्स्ट है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 3 वर्ड है फ्रेंड यहाँ पे। चलो तीनों पार्ट हमको अच्छे से स्टडी करना है। आज पूरा होलसेल अटेंशन आपको इस टॉपिक के ऊपर देना है। और यदि दिया फ्रेंड तो मैं लिख के देता हूँ आपको कि ये टॉपिक आपको मस्त अंडरस्टैंड होगा। फ्रेंड, सबसे पहला कंसेप्ट क्लियर करता हूं मैं यहाँ पे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आपको पता है फ्रेंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ, कैसे हुआ, बराबर। फिर उसके बाद में खिलाफत मूवमेंट क्या है, और तीसरा बात है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है। ये तीनों पार्ट हमको आज यहाँ पे डिटेलली स्टडी करना है। चलो देखते हैं। पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था पहले बता सकते हो आप? 1914 टू 1918, मतलब 4 साल ये चला है फ्रेंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1914 से 1918 तक 4 साल कंटिन्यू चला है। एक्चुअली वॉर हमारे तरफ ज्यादा नहीं था इंडिया में इसके इफेक्ट, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो यूरोप में ज्यादा हुआ था। ओके, लेकिन हमारे इधर कुछ नहीं था इंडिया में, लेकिन फिर भी इसके इफेक्ट हमारे इंडिया के ऊपर हुए थे। तो क्यों? तो फ्रेंड हमारे इंडिया में किसका राज्य था? ब्रिटेन का राज्य था, इंग्लैंड का राज्य था। ऑब्वियसली ब्रिटेन यहाँ पे उसके कॉलोनिज्म थे। तो उन्होंने जब वहां पे वो वार चल रहा था तो पूरा आर्मेंट्स इंडिया का यूज किया था फ्रेंड। ऊपर से डायरेक्टली जबरदस्ती यहां से आर्मी वहां पे लेके गए थे, यंगस्टर उठाए थे डायरेक्टली उनको वॉर में लड़ने के लिए। तीसरी बात, जो फूड था फ्रेंड यहाँ का लेके गए थे। ओके, जितना भी पैसा लग रहा था फ्रेंड, यहाँ का गोल्ड लग रहा था, यहाँ का आर्मेंट्स लग रहे थे, यहाँ के फूड लग रहा था, यहाँ का आर्मी लग रही थी यहाँ की, बराबर। वॉर लड़ने के लिए लोग लग रहे थे, ये भी यहाँ के। तो ऑब्वियसली इसके बैड इफेक्ट वहां तो हुए यूरोप में, लेकिन उसके कुछ इफेक्ट हमारे इंडिया में भी हुए थे फ्रेंड। ओके, चलो देखते हैं क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। आपको क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। आप इंडिया के ऊपर किस प्रकार से इफेक्ट हुए थे उसको एक्सप्लेन करो। ये कम से कम 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आपको आएगा। ओके, और एक क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ? तो मैंने बोला वो पीरियड 4 इयर्स का पीरियड। चलो फर्स्ट वर्ल्ड के इफेक्ट देखते हैं। इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लीड टू द ह्यूज इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर। सबसे ज्यादा खर्चा हुआ था हमारा डिफेंस पे। डिफेंस मतलब समझता है फ्रेंड आपको, आर्मी के ऊपर पैसा खर्च हुआ था। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। सबसे ज्यादा ह्यूज डिफेंस पे ऊपर पैसा खर्च हुआ था। ओके, दिस वाज फाइनेंस्ड बाय द वॉर लोन्स एंड बाय इंक्रीजिंग द टैक्सेस। इसकी वजह से ज्यादा लोन लेना पड़ा था। वॉर की वजह से पैसा नहीं था, दैट्स वाई लोन लेना पड़ा। और लोन लेना पड़ा तो लोन को पे करने के लिए ब्रिटेन गवर्नमेंट ने क्या किए, ज्यादा टैक्स बढ़ा दिए। देखो वहां पे जितने भी पैसे लग रहे थे या एक्सपेंडिचर जितना भी खर्च हो रहा था उसके ऊपर, तो वहां पे ट्रेमेंडस खर्च हो रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो उसका सारा पैसा निकलने के लिए उन्होंने टैक्सेस क्या किए, जहां जहां पे उनकी कॉलोनीज थी वो सारे कंट्रियों में टैक्सेस लगा दिए। जैसे स्पेशली इंडिया उनकी बड़ी कॉलोनी थी, यहाँ पे भी टैक्सेस बढ़ा दिया। यानी हमें क्या करना पड़ रहा था, टैक्सेस पे करना पड़ रहा था। कस्टम ड्यूटीज वेर रेज्ड, जो लोग कस्टम ड्यूटी भी लगा ली। जो लोग ट्रेड कर रहे थे उनके ऊपर भी ट्रेमेंडस क्या लगा लिया, कस्टम ड्यूटी लगा ली। जो खेती कर रहे थे फ्रेंड उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया, पेजेंट के ऊपर भी।
एंड इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड टू रेज एक्स्ट्रा रेवेन्यू, उल्टा इनकम टैक्स भी लगा दिया, जिनका इनकम हाई है वो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, क्या करने के लिए, सिर्फ ज्यादा रेवेन्यू जमा होने के लिए, ज्यादा पैसा जमा होने के लिए, और सारा पैसा वहां पे जाता था। प्राइजेस ऑफ एटम्स इंक्रीज ड्यूरिंग द वॉर ईयर, और उसी की वजह से यहाँ पे लैक ऑफ फूड हुआ, यहाँ पे लैक ऑफ मनी हुआ, बराबर, टैक्सेस की वजह से पुअरिटी बढ़ गई, और उसका मेन प्रॉब्लम हो गया फ्रेंड, हर चीज के प्राइस क्या हो गई रे, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। इसकी वजह से पुअर कैन नॉट अफोर्ड, गरीब लोग क्या नहीं कर सकते थे, परचेस नहीं कर सकते थे। द प्राइजेस डबल्ड, डायरेक्ट हर चीज के प्राइस क्या हो गए रे, डबल्ड हो गए। जो 5 रुपए गेहूं का अनाज था वो 10 रुपए हो गया। कब हो गया डबल प्राइस, तो देखो ये 5 साल बहुत डेंजर थे, 1913 से लेके 1918 तक 5 साल हमें बहुत भुगतना पड़ा, हर प्राइस डबल में, हर चीज डबल प्राइस में लेना पड़ रहा था। द कॉमन पीपल वेयर द वर्स्ट सफर, सबसे ज्यादा तकलीफ हुई फ्रेंड, तो किसको हुई, कॉमन पीपल को सबसे ज्यादा हुई, बराबर है ना। तो उनके पास पैसा नहीं था तो ऑब्वियसली ज्यादा सफर तो उनको ही करना पड़ा, बिकॉज ऑफ द प्राइस राइज, की वजह से, हाई प्राइजेस की वजह से। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, व्हाट इज बाय फोर्स रिक्रूटमेंट, मतलब क्या किया उनको, और वहां पे उनके सेना मर रही थी, दैट्स व्हाई उनको सेना की जरूरत थी, तो उन्होंने हमारे इंडिया में फोर्सली रिक्रूटमेंट किया, मतलब फोर्सली भर्ती किया, काय में, आर्मी में, यानी जो तगड़ा दिख रहा है चला आर्मी में चल, उसको जबरदस्ती क्या किया, ऐसे भर्ती की, 1000 2000 4000 5000 लोग भरे, और वो पूरा भर के यहाँ से शिप भर के उनके कंट्री में लेके गए, कौन, ब्रिटेन, कोलंस, हमारे यहाँ के लोगों को। इसलिए फोर्स रिक्रूटमेंट किया ऑफ रूरल पीपल इन द आर्मी वाज अनदर कॉज ऑफ द वाइड स्प्रेड एंगर अमंग द पीपल, और उसकी वजह से रूरल एरिया के बच्चे लेके गए स्कूलों में, कॉलेजेस से डायरेक्टली बच्चे उठा के लेके गए, इसकी वजह से फ्रेंड कहीं तो भी अगेंस्ट ब्रिटेन एक एंगर पैदा हुआ, बराबर, और लव प्रतीक हुआ रिगार्डिंग आवर कंट्री एंड आवर कंट्री पीपल, बराबर, और थोड़ी सी नेशनलिज्म की फीलिंग हम में क्या हो गई, पैदा हो गई। तब तक नेशनलिज्म की फीलिंग पैदा नहीं हो रही थी, समझ में आ रहा था, जब तक बीतता नहीं ना फ्रेंड किसी के ऊपर, खुद के ऊपर, तब तक समझता नहीं है। वैसे ही सेम कंडीशन यहाँ पे हुई है, लेकिन जब समझ में आया कि नहीं यार, दैट इज रॉन्ग, ये जो भी हो रहा है रॉन्ग हो रहा है, और ऑब्वियसली सब लोग अगेंस्ट ब्रिटिश जाने लगे, लोगों के मन में ब्रिटिश के अगेंस्ट एक एंगर पैदा हुआ। ये थे फ्रेंड इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये क्वेश्चन आएगा आपको कम से कम 3 मार्क के लिए आया तो भी ज्यादा लिखना है, 5 मार्क के लिए तो कम से कम डायरेक्ट एक पेज लिख डालना है, बराबर, विथ पॉइंट्स कि ऐसा हुआ, वॉर की वजह से फोर्स रिक्रूटमेंट की गई, लैक ऑफ फूड हुआ, फूड स्कार्सिटी, प्राइजेस इंक्रीज, ईच एंड एवरी एटम्स हैव द डबल्ड प्राइस, बराबर, that's why the people have an anger regarding the British and feeling love regarding our country, बराबर फ्रेंड। तो ये सारे सारे इंक्रीज द टैक्सेस, बराबर, इंक्रीज द रिवेन्यू टैक्सेस, इंक्रीज द इनकम टैक्सेस ऑल्सो, बराबर। तो ये सब आपको क्या करना है, बताना है, दीज आर द इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये इफेक्ट थे फ्रेंड। अभी देखेंगे और क्या हुआ, देखो फ्रेंड और क्या हुआ। Crops failure in many parts of India resulted in acute shortage of the foods and influenza epidemic further aggravated the problem। पहला और प्रॉब्लम क्रॉप फेल्योर, उसी टाइम पे वॉर की वजह से लोगों ने अच्छे से अनाज बोया भी नहीं था, दैट्स व्हाई ड्रॉट भी आया था वहां पे, क्या भी आया था, ड्रॉट, अकाल पड़ा था। उसकी वजह से जो क्रॉप था फ्रेंड वो पूरा क्या हो चुका था, फेल्योर हो चुका था। भारत का बहुत एरिया में फूड शॉर्टेज चल रहा था, फूड शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस क्या हो गई, डबल्ड हो गई, हाई हो गई। उसके ऊपर से इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक स्प्रेड, व्हाट इज मीन बाय इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, यानी स्प्रेडिंग डिसीजेस, बराबर, कुछ डिसीजेस क्या होने लगे, फ्लू जैसे डिसीजेस स्प्रेड होने लगे, गंदगी रहने लगी, स्प्रेड होने लगे, और उसके वजह से एग्रेवेटेड द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम खड़े होते गए, बराबर। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से भी नेशनलिज्म फीलिंग तैयार हुआ, और दूसरा झटका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, पहला झटका हमें मिला, दूसरा झटका क्रॉप फेल्योर का। अकॉर्डिंग टू 1921 द सेंसस, यानी जनगणना की फिर 1921 में,
अबाउट 12 to 13 मिलियन पीपल डाइड बिकॉज ऑफ द फैमिन एंड एपिडेमिक। तब समझ में आया 1921 में जब सेंसस हुआ, काउंटिंग ऑफ सेंसस, जनगणना हुई, तब हमें पता चला कि 12 से 13 मिलियन लोग मरे। काय की वजह से? तो फैमिन की वजह से। व्हाट इज बाय फैमिन? उपासमार की वजह से, स्टारवेशन की वजह से। एंड एपिडेमिक, एपिडेमिक मतलब समझता, स्प्रेडिंग डिसीजेस। तो फ्रेंड ये है हमारे प्रॉब्लम्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके इफेक्ट हमारे ऊपर किस प्रकार से हुए हैं। दूसरा और ड्रॉट, उसके इफेक्ट। तीसरा और फैमिन, एपिडेमिक्स, उसकी वजह से इफेक्ट। ऐसा हमारे ऊपर कंटिन्यू कलामिटी 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 इंडिया के ऊपर विफल होने लगी। नेक्स्ट, फिर आइडिया आई हमारे लोगों के मन में सत्याग्रह की। अभी व्हाट इज मीन बाय सत्याग्रह? सत्य के लिए किया जाने वाला आग्रह, उसको बोलते हैं सत्याग्रह। क्या वर्ड, मैंने क्या डेफिनेशन बताया सत्याग्रह का? सत्य के लिए किया जाने वाला आग्रह, उसको बोलते हैं सत्याग्रह। देखो फ्रेंड, सत्य के मार्ग पे चलो, ऐसा हमारे एमके गांधी बोलते थे, महात्मा गांधी। चलो देखते हैं व्हाट काइंड ऑफ आइडिया ऑफ सत्याग्रह, एक्सप्लेन। ऐसा भी शायद आपको क्वेश्चन आएगा, तो प्लीज आपको प्रॉपरली उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। चलो मैं बताता आपको। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। अंडरलाइन करना जरा, ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आएगा कि महात्मा गांधी भारत में कब आए। जनवरी महीने में आए, 1915 में आए। He is a heroic fight. What is meant by heroic? Like a hero. Fight for Indian in the South Africa as well known. Friend, उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी इंडियन लोगों के लिए वहां पे भी हीरोइक क्या किया था, फाइट किया था। बराबर। His novel method of mass agitation known as a सत्याग्रह had yield good result. और सच में फ्रेंड, उन्होंने किया गया सत्याग्रह सच में रंग लाया था। पहले से ही तो लोग हराश हो चुके थे, ब्रिटेन को एकदम बोर हो चुके थे, ब्रिटिश को एकदम बोर हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने हिंदू हो या मुस्लिम हो, पूरे इंडियन लोगों को क्या करके रखा था, हराश करके रखा था। पहले तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने हराश किया, दूसरा तो फूड स्कार्सिटी ने हराश किया, तीसरा तो ड्रॉट ने हराश किया, चौथा तो स्टारवेशन, फैमिन, स्प्रेडिंग एपिडेमिक्स, इस प्रकार से हराश हो चुके थे। अब लोगों को कुछ भी नहीं सोच रहा था, सब पीपल बोर। उसमें एंट्री हुई हीरो की। कौन सा हीरो? महात्मा गांधी। और फिर जैसे इस हीरो की एंट्री हुई, लोगों को थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगे, अपेक्षा बढ़ने लगी लोगों की कि यस, अब कुछ तो भी अच्छा होगा, ये आदमी हमारे लिए कुछ तो भी करेगा। और फिर इस आदमी ने लोगों को यही आग्रह पकड़ा, चलो सत्य के मार्ग में चले गए। ये कंट्री किसका है? हमारा है, तो हम हमारे कंट्री को हमें चाहिए, ये सत्य है, और इसके लिए हमको आग्रह धरना है। इसका लिए हमारा नाम दिया द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्पैथाइजेस द पावर ऑफ ट्रुथ, यानी किसके राह पे चलना? सत्य के राह पे चलना। एंड नीड टू सर्च फॉर द ट्रुथ, सत्य की सर्च पे। बराबर। इन 1916 गांधी ट्रेवल टू चंपारण। जैसे गांधी ने एंट्री मारी ना मारी इंडिया में, उन्होंने बहुत बहुत अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर दिया, लोगों के मन में एंट्री करना चालू कर दिया। पहली एंट्री चंपारण में गए, वो बिहार में, टू इंस्पायर द पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। वहां पे ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था बिहार में, चंपारण में? सब जितने भी आदिवासी थे चंपारण में रहने वाले, चंपारण का मतलब समझता है, फॉरेस्ट एरिया था वो, नेम ऑफ द फॉरेस्ट एरिया। उस एरिया में बहुत ज्यादा आदिवासी लोग रहते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन आदिवासी लोगों को वहां से क्या कर दिया, भगा दिया। चल निकलो, ये अभी रिजर्व एरिया है। और वहां पे इंडिगो प्लांटेशन किया। बराबर। और उसके बाद में प्लांटेशन करने के लिए उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को पकड़ा, बच्चों को जो स्ट्रांग स्ट्रांग थे उनको, और उनको कैद करके उनसे हाथ से प्लांटेशन करवा लिया गया। सिर्फ उनको खाना दिया जाता था, बाकी कुछ भी नहीं दिया जाता था, उनको बंद करके रखा था। बाद में पानी वगैरह वाटरिंग देना, उसमें केयरिंग करना सारे प्लांट की, और यदि नहीं किया तो उनको बहुत मारते थे या मार भी डालते थे। तो ये बहुत बड़े लोग उससे क्या हो चुके थे, बोर हो चुके थे, ये जुल्म कर रहे थे ब्रिटिश लोग। और वहां पे गांधी ने एंट्री मारी, और गांधी जी ने वहां पे गए और वहां के लोगों को उन लोगों से क्या किया, छुड़वाया।
बराबर, उनसे ऊपर जो ऑपरेशन हो रहे थे, ऑपरेशन मतलब जुल्म हो रहे थे, उनको थोड़ा सा वहां से रिलीज कर दिया, तो वहां के सारे लोग गांधी के पीछे, यस गांधी इज द ग्रेट। और चलो सत्याग्रह तो सत्याग्रह, तो यहाँ का पूरा बिहार गांधी जी के साइड पे हो गया। नेक्स्ट, महात्मा गांधी एडवोकेटेड अ नोवेल मेथड दिल्ली ऑफ मास एजिटेशन कॉल्ड सत्याग्रह। गांधी जी ने एक मस्त पैकी एक बुक लिखा था, उसका नाम था सत्याग्रह। दिस मेथड दिल्ली बेस्ड ऑन द आइडिया एंड दैट इफ समवन इज फाइटिंग फॉर द ट्रू कॉज, उन्होंने लोगों को यही समझाया उस बुक के थ्रू, हम जो लड़ रहे हैं उस सत्य के लिए लड़ रहे हैं, दिस इज अवर कंट्री, ये सत्य है, यस, एंड वी आर फाइटिंग फॉर अवर कंट्री, तो सत्य के लिए लड़ाई, बराबर। तो इसलिए ये कोई गलत नहीं है। देयर इज नो नीड टू टेक अ रिकोर्स ऑफ फिजिकल फेस और टू फैक्ट द ऑपरेसर। गांधी जी बिलीव दैट ही द सत्याग्रह कुड विन द बैटल थ्रू द नॉन वायलेंस विदाउट बीइंग एग्रेसिव एंड रिवेंजफुल। तो गांधी जी ने लोगों को यही समझाया कि हमें सत्याग्रह तो करना है, लेकिन वायलेंस नहीं यूज करना है, नॉन वायलेंस, मतलब किसी का नुकसान ना हो, किसी को हार्मफुल ना हो। ओके, दूसरी बात यह कि हो गया कि नॉन वायलेंस, दूसरी बात एग्रेसिव होना नहीं है, हमें पीसफुली ये सत्याग्रह करना है। सिर्फ सामने वाले को रिवेंज नहीं लेना है, सिर्फ सामने वाले को समझने को होना कि यू आर डूइंग रॉन्ग एंड वी आर डूइंग राइट, कि तुम जो कर रहे हो वो रॉन्ग है और हम जो कर रहे हैं वो राइट है, बस। और हम सत्य की मार्ग पे चलते हैं। सत्य का हमेशा क्या होता है, सत्य का बोलबाला होता है और झूठे का मुंह काला होता है, बस इतनी ही कॉन्सेप्ट लोगों को समझानी थी। और फिर लोग गांधी जी के पीछे आ गए, यस राइट। फिर क्या हुआ, गांधी जी ने मूवमेंट किया फ्रेंड, 3 मूवमेंट गांधी जी के बहुत रंग लाए फ्रेंड। आपको क्वेश्चन आएगा, विच आर द 3 मूवमेंट गांधी जी गॉट लॉट ऑफ सपोर्ट ऑफ द पीपल, इंडियन पीपल। कौन से ऐसे 3 मोमेंट किए कि जिसकी वजह से लोगों का ट्रिमेंडस सपोर्ट किसको मिला, गांधी जी को मिला, और गांधी जी एक ग्रेट हीरो बन गए। तो पहला, द पीजेंट मोमेंट इन चंपारण बिहार इन 1916 का, बस पूरा बिहार पीछे आ गया। दूसरा, पीजेंट मोमेंट इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात 1917 में, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को टैक्स वगैरह देना पड़ रहा था, उनके अगेंस्ट गए और फिर ये मूवमेंट पे सक्सेस हुआ, पूरा गुजरात उनके पीछे आ गया। और एक मोमेंट हुआ मिल वर्कर, जो पहले जमाने में क्या होते, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो मिल वर्कर के साथ कुछ नाइंसाफियां करते थे, बराबर, उनसे ट्रिमेंडस ज्यादा आवर्स काम करना और सैलरी एकदम क्या देते थे, कम देते थे। तो फिर उन लोगों ने मूवमेंट किया, उस मूवमेंट का हीरो बना महात्मा गांधी। अहमदाबाद में हुआ था ये 1918 में। ये 3 ऐसे मोमेंट थे, 3 मोमेंट की वजह से गांधी जी की एंट्री हुई, और ये 3 मोमेंट, बस कुछ भी करना नहीं पड़ा। गांधी एक खतरनाक हीरो बने, एक स्टैंडर्ड पर्सनैलिटी लोगों के माइंड में गांधी जी के रिगार्डिंग हो गई। समझ में आ गया? आपको क्वेश्चन आएगा ऐसे कौन से 3 इवेंट है जिसकी वजह से गांधी जी की प्रतिमा लोगों के मन में और ऊंची हो गई, तो दीज आर द 3। ओके, नेक्स्ट। फिर क्या किया, ये बात स्लोली स्लोली ब्रिटिश लोगों को समझ में आने लगी, अरे गांधी जी जरा लोगों को उकसा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक राउलैक्ट एक्ट निकाला। अभी व्हाट इज द राउलैक्ट एक्ट और कब पास किया गया, तो 1919 में पास किया गया। ओके, ये एक्ट क्या था और उसके इम्पैक्ट क्या हुए, ये आपको 100% क्वेश्चन आने वाला है, 3 मार्क के लिए या 5 मार्क के लिए या 1 मार्क के लिए आया तो सिर्फ ऐसा आएगा, व्हेन डिड राउलैक्ट एक्ट पब्लिश या पास। राउलैक्ट एक्ट कब पास हुआ, तो सिर्फ ध्यान में रखना है 1919 में। चलो आईएमपी कर डालो ये क्वेश्चन को, चलो अंडरस्टैंड करते हैं। द राउलैक्ट एक्ट अब क्या था, was passed by the Imperial Legislative Council in 1919। ब्रिटिश लोगों ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये एक्ट पास किया गया, मतलब जो भी इंडियन उनके अगेंस्ट कुछ तो भी करेगा, उनको बिना कुछ कहे डायरेक्ट उठाना और जेल में डाल देना या मार डालना, बराबर, कुछ नहीं। और उसकी कोई ट्रायल नहीं होगी, मतलब कोई बेल वगैरह नहीं होंगी, उसकी छुट्टी नहीं होगी, बराबर, विदाउट एनी रीजन डाल सकते थे। द इंडियन मेंबर डिड नॉट सपोर्ट द एक्ट, और इसकी वजह से ये राउलैक्ट एक्ट हुआ। यानी जो भी उनके अगेंस्ट थोड़ा सा भी प्लान करता था, उसको उस ग्रुप को क्या किया जाता था, डायरेक्ट उठाया जाता था और प्रिजन में डाल दिया जाता विदाउट एनी बेल।
इतना खतरनाक एक्ट था ये। और जब ये एक्ट पास हुआ तो बहुत लोगों को उठाने लगे और डालने लगे, जो जो भी गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे उसको उठा रहे थे, डाल रहे थे जेल में। तो ऑब्वियसली लोगों के मन में और एंगर पैदा हुआ और लोग इस राउलेट एक्ट को क्या नहीं कर रहे थे, डिड नॉट सपोर्ट द एक्ट, ऐसा कह रहे थे। बट इट वॉज पास, फिर भी तो एक्ट था, पास हुआ। द एक्ट गिव एनॉर्मस पावर टू द गवर्नमेंट, और उसकी वजह से ब्रिटिश लोगों के पास इस एक्ट के थ्रू ट्रिमेंडस क्या आ गई, पावर आ गई। रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटी, और जो महात्मा गांधी और महात्मा गांधी जैसे दूसरे और लीडर जो पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे थे, मतलब लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग पैदा कर रहे थे, लोगों को उकसा रहे थे, लोगों को सत्याग्रह करने को बोल रहे थे, तो ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करने को बोल रहे थे, ऐसे सारे पॉलिटिकल लीडर्स को पकड़ा और डायरेक्टली जेल में डाल दिया। जो भी ब्रिटिश के अगेंस्ट कुछ भी बोलेगा तो इस प्रकार से डाल दिया। ऐसा वो एक्ट था। इट अलाउड ए डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। यानी एक बार बिंदा जो भी उसको लगा कि ये हमारे अगेंस्ट जा रहा है, उसको उठाना, वो कुत्ता भी बड़ा पॉलिटिकल प्रिजनर हो, और उसको डायरेक्टली 2 years रख देना विदाउट ट्रायल, मतलब उसकी क्या भी नहीं होंगी, बेल भी नहीं होंगी, मतलब उसका कोई क्या बोलते हैं अपन, जामीन नहीं होगा। जैसे पहले अभी क्या होता है, किसी के ऊपर अपन ने केस कर डालता, अपन जामीन से, बेल से उसको क्या कर लाते हैं, छुड़ा लाते हैं। जब प्रूफ होगा कि यस ही हैज डन द क्राइम, तब जाके उसको जेल में रख सकते हो, तब तक नहीं। लेकिन ये एक्ट ऐसा नहीं था, ये एक्ट ऐसा था थोड़ा सा भी संशय हुआ तो उस आदमी को डायरेक्टली रख देना, जब तक रिजल्ट ना आए तब तक, बराबर। इस प्रकार का वो एक्ट था। लेकिन इंडियन लोग उसको सपोर्ट करने के लिए क्या नहीं थे, तैयार नहीं थे। तो और आगे गवर्नमेंट को बहुत जान पर आ रही थी। गवर्नमेंट मतलब कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, फिर आगे क्या हुआ। ऑन 6 अप्रैल 1919 गांधी जी लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रोपोज्ड रावलाट एक्ट। फिर गांधी जी ने ये एक्ट के विरुद्ध लोगों को भड़काया और पूरे नेशन में ट्रैवल किया, सबको उकसाया, चलो उठो रे, क्यों सोए हो क्या, नेशनलिज्म बराबर, देश के प्रति कुछ होना चाहिए, हमें ब्रिटिश को भगाना है, वगैरह वगैरह लोगों के मन में भड़का रहे थे। और रावलाट एक्ट कितना गलत है ये भी लोगों को समझाया, हम उसके अपोज जाएंगे। द कॉल ऑफ स्ट्राइक, और फिर स्ट्राइक किया गया फ्रेंड 6 अप्रैल को, एंड गॉट द ह्यूज रिस्पॉन्स। और सच में गांधी जी का जो स्ट्राइक था, संप था, उसको बहुत लोगों ने क्या दिया, पूरे पूरे किंग ने, पूरे क्या बोलते हैं नेशन ने सपोर्ट किया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। पीपल केम आउट इन द सपोर्ट इन द वेरियस सिटीज, शॉप्स वेयर शट डाउन एंड वर्कर्स इन द रेलवे वर्कशॉप वेंट ऑन स्ट्राइक। बाप रे, कौन कौन से लोगों ने सपोर्ट किया उसको, सिटीज के बहुत सारे लोगों ने तो मकाने बंद कर डाले अपने, किसी ने तो शॉप बंद कर डाले और फिर रोड पे आ गए। रेलवे वर्कर्स ने तो काम करना फिर छोड़ दिया। The British administration decided to clamp down on the nationalists। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को टेंस आया कि अरे यार, ऐसा यदि हुआ तो हमें 1 महीने में ही नेशन को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो तो इंडिया को छोड़ना नहीं चाहते थे, उनको अपने कब्जे में रखना चाहते थे। तो दैट्स वाई उन्होंने रावलाट एक्ट निकाला था। तो इसकी वजह से जो भी नेशनलिस्ट उनके खिलाफ थोड़ा सा भी कुछ बोलेगा पब्लिक में, उसको डायरेक्टली क्या करना, उठाना और डायरेक्टली जेल में डाल देना। ओके, सेवरल लोकल लीडर्स वेयर अरेस्टेड। उसकी वजह से महात्मा जी को उन्होंने अरेस्ट नहीं किया, बट बाकी के मैक्सिमम लोकल लीडर्स को क्या कर डाला, अरेस्ट कर डाला। अभी महात्मा जी को क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे थे, तो उसका मेन रीजन था क्योंकि उनको पता था इस आदमी को यदि हमने बंद कर दिया तो पूरा इंडिया हमारे अगेंस्ट हो जाएगा, फिर हमको यहाँ पे गवर्नमेंट करना पॉसिबल नहीं होगा। दैट्स वाई उसको बाहर रखा। लेकिन बहुत ज्यादा लीडर को उन्होंने जेल में डाल दिया और महात्मा जी को एक सलाह दी थी, बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, और उनको एक कर दिया कि तुम दिल्ली में क्या नहीं कर सकते, एंट्री नहीं कर सकते। तो आपको एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, व्हाट इज रावलाट एक्ट एंड व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द रावलाट एक्ट। तो ये इफेक्ट है। और व्हाट वाज द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन द रावलाट एक्ट, ऐसा भी क्वेश्चन आया, तो यही आपको आंसर देना है। समझ में आया? नेक्स्ट। हाँ, फिर और एक इंसिडेंट हुआ फ्रेंड। देखो, मैं सीरियसली आपको सब इंसिडेंट बता रहा हूँ क्या क्या हुआ। फिर जालियनवाला बाग, आपको ये क्वेश्चन कम से कम 5 मार्क के लिए आता है। डिस्क्राइब द जालियनवाला मैसाक्रे, मतलब जालियनवाला हत्याकांड, बराबर आप एक्सप्लेन कीजिए। तो मैं बताता हूँ आपको ये कब हुआ।
ऑन 10th अप्रैल 1919, अपन ने अभी देखा 6 अप्रैल को स्ट्राइक किया था किसने, महात्मा जी ने, रिगार्डिंग द रावलाट एक्ट। और 10th अप्रैल में और एक दूसरा बात घटना हुई इन अमृतसर। अमृतसर कहाँ पे है पता है आप लोगों को सारा, बराबर। द पुलिस फायर्स अपॉन द पीसफुल पोजेशन एंड दिस प्रोवोक्ड वाइड स्प्रेड अटैक ऑन द गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट। और फिर जब सब लोग अमृतसर में सब लोग आ गए, बराबर, तो पंजाब में है वो अमृतसर, आपको पता होगा। तो वहां पे सब लोग जमा हुए जालियनवाला बाग में। वहां पे भी महात्मा जी क्या लेने वाले थे, मीटिंग लेने वाले थे। और मीटिंग में लोगों को नेशनलिज्म के प्रति या सत्याग्रह के प्रति या नॉन कोऑपरेशन के प्रति बोलने वाले थे, बराबर। तो ये बात ब्रिटिश लोगों को पता चली, बराबर। उन्होंने एक लॉ और बना लिया। कौन सा लॉ? लॉ का नाम था मार्शल लॉ। अभी व्हाट वाज द मार्शल लॉ? अब आपको मार्शल लॉ पता है क्या? आज का कर्फ्यू, जैसे कर्फ्यू लगा दिया मतलब क्या करते हैं, किसी को घर के बाहर नहीं निकलने देते, पुलिस आ जाती, पूरी पैक कर डालते, रोड पे कोई आदमी नहीं होता है। तो ऐसा वैसा उस जमाने में मार्शल लॉ था। तो उन्होंने मार्शल लॉ लगाया, जो भी यानी ग्रुप नहीं कर सकते, ग्रुप के साथ खड़े नहीं रह सकते, ऐसा लॉ था वो। तो ऑब्वियसली वहां पे तो अमृतसर के में जालियनवाला बाग में सारे लोग जमा हो गए, बराबर। फिर गवर्नमेंट आई वहाँ पे, यानी पुलिस लोग आई ब्रिटिश, और उन सब लोगों को पकड़ने लगे। मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन अमृतसर एंड द कमांड ऑफ एरिया वाज गिवन टू द जनरल डायर। जनरल डायर वहाँ का कमांडर था, उसने डायरेक्टली ऑर्डर दे दी लोगों को, जाओ शूट करो, यदि नहीं सुन रहे हैं ना मार्शल लॉ लगा लो, बराबर। फिर क्या हुआ? द इनफेमस जालियनवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस ऑन 13th अप्रैल। ध्यान में रखना, क्वेश्चन आता है आपको, जालियनवाला मैसेकर कौन से अप्रैल को हुआ था? तो 13th अप्रैल को हुआ था। कौन सी डेट को हुआ था? 1919 में हुआ था। द डे ऑन विच द बैसाखी इज सेलिब्रेटेड इन पंजाब। पंजाब में एक बहुत बढ़िया एक क्या होता है, फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है जिसका नाम था बैसाखी। वहां पे वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, और उसी मोमेंट में सब लोग जमा होंगे भाई, और उस मोमेंट पे वहां पे गांधी जी जाने वाले थे, और वहां गांधी जी कुछ स्पीच देने वाले थे। द क्राउड ऑफ द विलेजर्स कम्स टू पार्टिसिपेट इन द फेयर एंड द जालियनवाला बाग, और सब लोग वहां पे जमा हुए थे। दिस वाज द एनक्लोज फ्रॉम ऑल द साइड्स विद द नैरो एंट्री पॉइंट। वहां पे नैरो एंट्री पॉइंट थे, चारों साइड से वो बाग क्या किया गया था, बंद किया। फिर क्या हुआ? द जनरल डायर ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट। पहले जहां से जाएंगे वो बाहर, वो एग्जिट पॉइंट जनरल डायर आया और डायरेक्टली बंद कर डाला। एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड, और उसने कुत्ते कमीने ने डायरेक्ट ऑर्डर दे दी कि डायरेक्ट ओपन क्या करो, फायर करो लोगों के ऊपर। कितना टिपिकल काम था। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वेयर किल्ड इन द इंसिडेंट। उस इंसिडेंट में सैकड़ों लोग मारे गए। Public reaction to the incident took a violent turn in many North Indian towns। और फिर उसका इफेक्ट नॉर्थ इंडियन टाउन्स में, मतलब पंजाब के आजू बाजू के एरिया में बहुत डेंजर हुआ। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह वो एरिया में वायलेंस स्प्रेड हुआ। द गवर्नमेंट वॉज क्वाइट ब्रूटल इट्स इज रिस्पॉन्स। गवर्नमेंट तो ब्रूटली लोगों को मार रहा था, जो भी उनके आगे जा रहा था शूट, खलास। थिंग्स टुक हाईली वायलेंट टर्न, और वायलेंस स्प्रेड हो गया। महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मोमेंट एज ही डिड नॉट वांट द वायलेंस टू कंटिन्यू। फिर महात्मा गांधी ने लोग वहां पे आए और लोगों को समझाया, प्लीज ये वायलेंस क्या कीजिए, बंद कीजिए, मैं वायलेंस नहीं चाहता, हम सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, विद पीसफुल चलेंगे, वायलेंस नो वायलेंस। ओके, ऐसा भी दिए। ये क्वेश्चन आपको जरूर आता है फ्रेंड, 5 मार्क के लिए। डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ जालियनवाला मैसाकर। तो ये पूरा का पूरा आपने डिस्क्राइब करना है। ओके, नेक्स्ट। अभी खिलाफत मोमेंट क्या था? महात्मा गांधी को एक बात पता चल चुकी थी, हमें फ्रीडम नहीं मिलेगा जब तक हम हमारे में से वार करते रहेंगे। हम हमारे में से मतलब क्या, हिंदू मुस्लिम खुद एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे, झगड़ रहे थे, वार कर रहे थे। और ब्रिटिश होशियार थे, उनका एक प्रिंसिपल था, डिवाइड एंड रूल।
मतलब उन दोनों को क्या करना, डिवाइड करना, उनमें वार लगा देना और अपन रूल करते रहना, ये साले विंडो वार करते रहेंगे। तो ये उनका मेन प्लान था। लेकिन जब महात्मा जी आए तो उन्होंने ये सब समझ लिया कि नहीं, जब तक मुस्लिम जनता हमें सपोर्ट नहीं करेंगे या वो भी हमारे सत्याग्रह में जब तक शामिल नहीं होंगे या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में शामिल नहीं होंगे, तब तक हम भी सक्सेस होने वाले में से नहीं है। ये उनको समझ में आया था। एंड दैट्स वाई वो एक मुस्लिम भाई, दो भाई थे, शौकत अली और ये अली, मोहम्मद अली। तो इन दोनों भाइयों को मिलने आए थे और फिर बाद में उन्होंने खिलाफत मूवमेंट किया था। अभी व्हाट इज मीन बाय खिलाफत मूवमेंट देखते हैं। द खिलाफत इशू गेव द महात्मा गांधी एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम ऑन द कॉमन प्लेटफॉर्म। खिलाफत नाम का एक तुर्की में एक भाग है। द ओटोमन इन द तुर्की वाज बैडली डिफीटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में उनका बैडली क्या हुआ था, डिफेट हुआ था। और उस दिन से मुस्लिम लोग हारे थे, बराबर। उनको बहुत ऐसा क्या बहुत टेंस हुआ था। देखो, तुर्की नाम का एक जैसा हमारा एक देश है इंडिया, वैसा तुर्की में भी ब्रिटेन का क्या था, राज्य था। तो वहाँ पे कुछ मुस्लिम लोगों को वहाँ पे खिलाफत मूवमेंट में उन्होंने मार डाला था और डिफेट कर डाला था, बराबर। और फिर बाद में वो पूरा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया था। तो उस दिन से यहाँ के सारे मुस्लिम का के वर्ल्ड के टोटल मुस्लिम ब्रिटिश के अगेंस्ट गए थे। तो फिर इंडिया के मुस्लिम भी ब्रिटिश के अगेंस्ट जाना चाहते थे। तो ये अच्छा क्या वो मिला था, एक प्लेटफॉर्म मिला था महात्मा जी को। और फिर महात्मा जी इसी इसी इशू के ऊपर महात्मा जी ये दोनों भाइयों को मिलने आए थे। क्या नाम था उसका, शौकत अली वगैरह। तो देखते हैं चलो। The Ottoman Turkey was defeated in the First World War. There was a rumors about the harsh peace treaty like to be imposed on the Ottoman Empire. And who was the spiritual head the Islamic world? खलीफा। यानी इस्लामिक का वर्ल्ड है खलीफा नाम का, वो बहुत प्योर है, मतलब स्पिरिचुअल प्लेस है वो। और वहां पे ऐसा हुआ था, ब्रिटिश लोगों ने ऐसा किया था। उस दिन से सारे मुसलमान, सारे वर्ल्ड के मुसलमान ब्रिटेन के अगेंस्ट चले गए थे, बराबर, कोलंस के अगेंस्ट चले गए थे। पर वही खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म इन बॉम्बे। और फिर खिलाफत कमेटी बॉम्बे में फॉर्म की गई। कब की गई, अंडरलाइन करना, मार्च 1990 में। टू डिफेंड द खलीफा, खलीफा को क्या करना था, सपोर्ट करना था। दिस कमिटी हैड अ लीडर, उन कमेटी के लीडर दो भाई थे, एक मोहम्मद अली और एक शौकत अली। आपको क्वेश्चन आएगा खिलाफत कमेटी किसने फॉर्म की, कब की, किधर की। तो दोनों भाई ने की, मोहम्मद अली एंड शौकत अली ने बॉम्बे में की। और कब की, तो मार्च 1990 में। ओके। और क्यों की, तो खलीफा को न्याय दिलाने के लिए। दे ऑल्सो वॉन्टेड महात्मा गांधी टू टेक अप एंड कॉज टू बिल्ड यूनाइटेड मास एक्शन। फिर वो दोनों भाई भी महात्मा गांधी जी से मिलने आए और उन्होंने भी ऐसा डिसाइड किया कि चलो हम दोनों मिल जाते हैं और फिर ब्रिटेन को धड़ा लेसन सिखाते हैं। तो एट द कैलकाटा, फिर तभी भी वो तैयार नहीं हुए बॉम्बे में, लेकिन फिर आगे जाके 1920 में एट द कैलकाटा सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर में हुआ 1920 में। द रिजोल्यूशन वाज पास, फिर वहां पे वो कायदा पास हुआ कि चलो भैया आज से हम दोनों एक हो जाएंगे, मतलब खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दोनों एक सरीकी चलाएंगे, सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को। और फिर हमें चाहिए स्वराज, और फिर लोगों को स्वराज चाहिए था। तो यह था खिलाफत मूवमेंट, ध्यान में रखना है। ओके, महात्मा जी ने किया। ओके, व्हाट इज मीन बाय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये स्पेशल क्वेश्चन आता है उसके ऊपर। व्हाट इज मीन बाय नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन में उसके वर्ड में ही है, किसी को कोऑपरेट नहीं करना, उसको बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन। कोऑपरेट नहीं करना, फिर क्या करना, कोऑपरेट नहीं करना तो नहीं करना कोऑपरेट, फिर अपना अपना रहना। ओके, ये प्लान किसका था, गांधी जी का था। ओके, ये मूवमेंट किसने लाया था, गांधी जी ने लाया था। इन इस फेमस बुक, उनका ये एक बुक था हिंद स्वराज, 1909 में लिखा था। एक अभी अंडरलाइन करो, हिंद स्वराज नाम का बुक महात्मा गांधी ने कब लिखा था, तो 1909 में लिखा था। महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। उन्होंने उस बुक में ऐसा लिखा था, भारत में, इंडिया में ब्रिटिश लोग राज्य कर रहे थे, उसका रीजन है इंडिया के लोग, क्योंकि वो लोग उनको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई ऐसा हो रहा है। यदि सपोर्ट करना बंद कर देंगे तो शायद ऐसा नहीं होगा।
इफ इंडिया रिफ्यूज टू कोऑपरेट, यदि इंडिया ने उनको कोऑपरेट नहीं किया तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड बी कोलैप्स विद इन अ ईयर। तो ऑब्वियसली ब्रिटिश रूल यहाँ पे राज नहीं कर सकते, एक इस ईयर में तो कोलैप्स हो जाएंगे, फिर स्वराज विल बी, फिर हमारा हमारा राज आएगा। महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट इफ इंडियन बिगिंस टू रिफ्यूज टू कोऑपरेट, यदि इंडियन लोगों ने उनको कोऑपरेट करने के लिए रिफ्यूज कर डाला, द ब्रिटिश रूलर विल हैव नो अदर वे देन टू लिव इंडिया, फिर उनको इंडिया छोड़ने के अलावा उनको कोई भी क्या नहीं रहेगा, सहारा नहीं रहेगा, कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ऐसा थॉट किसका था? महात्मा गांधी था, बिहाइंड द स्टार्टिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, व्हाट इज मीन बाय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हु स्टार्टेड, व्हाई ही स्टार्टेड। ओके, तो इसका पूरा आंसर ये है। सम प्रपोजल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो कौन कौन से प्रपोजल आए? तो पहला प्रपोजल, सरेंडर द टाइटल्स व्हिच वेर अवार्डेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब आज तक यदि तुम्हें किसी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ दिया होगा, टाइटल दिए होंगे किसको, भारत रत्न, भारत पुरस्कार, अवार्ड्स, बराबर, तो ये जो अवार्ड्स या टाइटल्स आपको दिए होंगे किसी भी इंडिया को, इंडियन पर्सन हो या किसी को भी, तो प्लीज ये सारे टाइटल उनको क्या कर जाओ, जमा करके आओ कि ये तुम्हारे तुम्हारे टाइटल्स हो, आज से तुम्हारा हमारा कोई लेना देना नहीं, हम आपको नॉन कोऑपरेशन करते हैं। दूसरी बात, बायकॉट द सिविल सर्विस, ये क्वेश्चन एकदम आईएमपी कर लो, डायरेक्ट आईएमपी डायरेक्ट थे यहाँ पे, और लिख लो यहाँ पे 5 मार्क्स। चलो कौन कौन से चीजें थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के प्रपोजल में? पहली बात, टाइटल को क्या करो, जो अवार्ड मिले हैं हमारे को सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो मतलब जाके उनको रिटर्न दे दो। बायकॉट द सिविल सर्विसेज, जितने भी लोगों को सिविल सर्विस लगी है, मतलब जितने भी लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट में सर्विस लगी है वो बायकॉट कर डालो, उसको इस्तीफा दे दो आज जाके, ये ले भाई तेरी, कोई आर्मी में होगा, पुलिस में होगा, कोर्ट में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंड स्कूलों में टीचर होंगे, तो प्लीज सब लोगों ने ऐसा करो, सब गए हो लिख के। और एक बात, बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स, आज से कोई भी फॉरेन कंपनी का गुड्स क्या नहीं करेंगे, परचेस नहीं करेंगे। ओके, और एक हुआ, लॉन्च फुल सिविल डिसोबीडेंट कैंपेन, आज से फुल सिविल डिसोबीडेंट करना, मतलब उन्होंने कुछ बोला कि वो बात नहीं करना। इफ द गवर्नमेंट परसिस्टेड विद द रिप्रेसिव मेजर, यानी कोई गवर्नमेंट को क्या नहीं करेगा, सपोर्ट ही नहीं करेगा, ऐसा डिसाइड हुआ, प्रपोज किया गया काय में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। समझ में आया? नेक्स्ट, डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, फिर क्या क्या हुआ, कौन कौन से स्ट्रैंड है वहां पे देखते हैं। नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट, दोनों मूवमेंट सेम स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई, बिगिन इन जनवरी 1921 में। द वेरियस सोशल ग्रुप्स एंड पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट में सब लोग क्या थे, पार्टिसिपेंट थे। ईच ऑफ इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पायरेशन, और हर एक आदमी का एक खुद की कुछ एस्पायरेशन थी कि चलो भाई आज से हमें क्या मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा। ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज, सब लोग स्वराज के लिए सब तैयार थे, सब कॉल में हाजिर हुए। कौन कौन, हिंदू पूरे हिंदू और मुस्लिम पूरे मुस्लिम, सब कुछ ज्वाइन हो गए, मुस्लिम खिलाफत मूवमेंट में ज्वाइन हो गए और हिंदू लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ज्वाइन हो गए। बट द टर्म मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, लेकिन हर एक आदमी उनका उनका एक अलग मीनिंग निकाल रहा था। अभी औध में क्या हुआ, ऐसा चल रहा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, औध के पीजेंट को तो ऐसे लगने लगा कि हम तो अभी आकाश तो इतना ही दूर है, अभी हाथ लगा ले। द पीजेंट मूवमेंट इन औध वाज लेड बाय बाबा रामचंद्र, वहां पे औध में पीजेंट मूवमेंट का लीडर था बाबा रामचंद्र। आपको क्वेश्चन आएगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ और उसके इफेक्ट क्या हुए और कहाँ कहाँ पे हुए। तो पहला इफेक्ट हुआ औध में, बाबा रामचंद्र थे, ये वह तो सन्यासी आदमी था, who had earlier work in फिजी, फिजी में काम किया था एज एन इंट्रोड्यूअर लेबरर करके, बराबर। फिर द पीजेंट वेयर अगेंस्ट द हाई रेंट, लेकिन उनको जो लैंडलॉर्ड्स थे उनसे, तालुकदार थे, जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उनसे क्या लेते थे, बहुत हाई रेंट लेते थे, हाई टैक्सेस लेते थे। एंड अदर केसेस हुए थे विच हैव डिमांडेड बाय द तालुकदार एंड द लैंडलॉर्ड्स। तो ये बाबा रामचंद्र ने बोला आज से उनको कुछ नहीं देना। द पीजेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, उन्होंने पहला डिमांड किया पहले रेवेन्यू रिडक्शन करो। दूसरा एबोलिशन ऑफ बेगर, बेगर सिस्टम आज से क्या करो, बंद करो। एंड सोशल बायकॉट ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स,
और आज से हम तुम्हारी खेती नहीं करेंगे, ऐसा बाइकआउट कर दिया गया। अवध में पहला इम्पैक्ट हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का विद द हेल्प ऑफ बाबा रामचंद्र। ओके नेक्स्ट, ट्राइबल प्रेजेंट में क्या हुआ? ट्राइबल प्रेजेंट मतलब आदिवासी लोग गिव देम ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज। उनको स्वराज ऐसे लगने लगा कि आज ही हमको फ्रीडम मिलने लगा, मतलब उन्होंने स्वराज का मतलब मीनिंग उनके हिसाब से लगा लिया। अभी हर एक अपने अपने मन से क्या लगा रहा था, स्वराज का हिसाब लगा रहा था। मतलब यहाँ औद के लोगों ने क्या लगा दिया कि चलो भाई अभी टैक्सी भरना नहीं है, अब हम सब हमारा है, बराबर। यानी स्वराज का मतलब ही लोगों को नहीं समझ में आ रहा था। अब मैं आपको स्वराज का मतलब बताऊं, स्वराज मतलब खुद का राज, बराबर। यानी हम किसकी नहीं सुनेंगे, यानी डेमोक्रेसी, बराबर। गांधी द आइडिया ऑफ स्वराज, द ट्राइबल्स वेयर प्रिवेंटेड फ्रॉम द एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज द कैटल। जिन कैटल ट्राइबल लोगों को ब्रिटिश लोग कुछ एरिया रेस्ट्रिक्टेड कर डाला था, उनके कैटल को ग्रेजिंग करने को मना कर रहे थे। टू कलेक्ट फ्रूट्स और फायरवुड, जंगल में तुमने आना नहीं, फ्रूट्स कलेक्ट करना नहीं, फायरवुड कलेक्ट करना नहीं, ऐसा जो बोला था। न्यू फॉरेस्ट लॉ वेयर थ्रेट इनटू देयर लाइवलीहुड, द गवर्नमेंट फोर्स देम टू डू द बेगर ऑन द रोड कंस्ट्रक्शन। फिर गवर्नमेंट उनको क्या किया था, फोर्स किया था, बेगर करके उनको कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे थे, बराबर। तो ये सब बातें हो रही थी। तो ट्राइबल लोगों ने भी क्या किया, अब हमको स्वराज मिल गया, अभी हमको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। उन्होंने उनके हिसाब से वो मतलब लगा लिया और वो भी नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में क्या हुए, पार्टिसिपेट। मेनी रिबेल फ्रॉम द ट्राइबल एरियाज बिकम नॉन वायलेंट। लेकिन कुछ एरिया में तो एक्चुअली वो नॉन कोऑपरेशन करना था तो नॉन वायलेंस से करना था, लेकिन कुछ एरिया में तो वायलेंस भी होने लगा। क्यों? बाकी के लोगों को थोड़ी समझ में आ रहा था कि ऐसा करना है वैसा करना है, नॉन वायलेंस का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा था। ऑफन कैरिड अ गुरेला वॉरफेयर अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑफिसर। और फिर बाद में तो डायरेक्टली गुरेला वॉरफेयर हुआ अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑफिसर। मतलब क्या, सारे लोग इकट्ठा आने लगे और नाइट में ब्रिटिश के लोगों के ऊपर क्या करने लगे, अटैक करने लगे, उनको मारने लगे। तो ये था गुरेला वॉरफेयर। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों ने किया। अब कहाँ पे और एक इफेक्ट हुआ, स्वराज इन प्लांटेशन। जो प्लांटेशन लगा रहे थे इंडिगो वगैरह, जो ब्रिटेन लोगों ने उनको रखे थे पकड़ के, वो भी वहां से छुट के चले आए। उनको लगा कि नहीं अभी अभी हमको फ्रीडम मिल गया। द प्लांटेशन वर्कर वे आर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन। उनको टी गार्डन छोड़ना या इंडिगो गार्डन से जाना पॉसिबल नहीं था, उनको परमिशन नहीं थी। एज पर द इंडियन इमिग्रेशन एक्ट इन 1859 में जो लगाया था उस एक्ट के थ्रू, when the news of the non cooperation movement spread into the plantation, जब ये न्यूज आ गई कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट शुरू हो गया, तो उन लोगों ने उनका उनका मतलब लगा लिया कि अभी हमको फ्रीडम मिल गया। मेनी वर्कर बिगेन टू डिफाई द अथॉरिटीज। अभी अथॉरिटी उनको बोल रही थी, उनको बिल्कुल कुछ नहीं सुना, चला चला हमको नॉन कॉर्पोरेशन हुआ है, हमको फ्रीडम मिला है। दे लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड टुवर्ड्स देयर होम। डायरेक्ट उनके उनके घरों की तरफ निकले। उनको घरों पे जाने का भी कहीं नहीं था, परमिशन नहीं था। But they got stranded on the way because of the railway and steamer strike. लेकिन वहां पे रेलवे का स्टीमर स्ट्राइक था। फिर वहां पे वो पकड़े गए उसी रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर। दे वेर कॉट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली ब्रिटेन। और बहुत उन लोगों को मार भी खाना पड़ा। फिर उनको समझ में आया कुछ काम का नहीं है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, चलो अपने अपने प्लांटेशन करने। ऐसा मतलब ये भी ऐसा भी हुआ, मतलब कुछ वायलेंस भी हुआ। इस प्रकार से फ्रेंड यहाँ पे वो पॉइंट्स खत्म होता है मेरा टॉपिक नंबर 1। हम लोगों ने 3 बातें सीखी उसमें, जो मैंने पहले से ही बता दी। चलो कुछ टर्म्स होते हैं, देखते हैं। अभी नेशनलिज्म का मतलब तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, देश के प्रति प्रेम, पैट्रियोटिज्म फीलिंग, दैट इज कॉल्ड द नेशनलिज्म। सत्याग्रह, सत्य के लिए किया जाने वाला आग्रह, उसको बोलते हैं सत्याग्रह। द पॉलिसी ऑफ पैसिव पॉलिटिकल रेसिस्टेंस इनऑर्गोरेटेड बाय मोहनदास गांधी ड्यूरिंग द स्टे इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में थे तब से ही उन्होंने सत्याग्रह की हाक दी थी। इट इज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ ट्रूथ, काय के ऊपर चलेंगे लेकिन ये सत्य के ऊपर, एंड नॉन वायलेंस। ये 2 बातें उसमें थी। ओके, खलीफा का क्या मतलब था? अ स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, बराबर। यानी उनका वो कैसा वर्ड है, जैसे अपने राम बोला तो हिंदू कैसे जाग के उठे, वैसे खलीफा बोला तो मुस्लिम लोग जाग के उठे। उनके लिए वो एक स्पिरिचुअल वर्ड है। ओके नेक्स्ट, बेगर का मतलब, ये वर्ड आपने देखा होगा 2-4 जगह पे आए हैं कि प्लांटेशन उन लोगों के बेगर किया उन लोगों को, और उन लोगों से रोड कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे। बेगर का मतलब होता है लेबर फ्रॉम द विलेजर्स वे आर फोर्स टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट। बाप रे, ये ब्रिटिश लोग करते थे। यानी डायरेक्टली चलो है बना रास्ते, 1 रुपया नहीं मिलेगा, सिर्फ खाने को मिलेगा बस,
उसको बोलते बेगर। ये कंसेप्ट आपको आएंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेगर। फोर्स रिक्रूटमेंट, मैंने इसका मीनिंग मैंने आपको वहीं पे उसी समय पे बता दिया था। फोर्स रिक्रूटमेंट मतलब फोर्सली आर्मी में भर्ती करना, चल भर दे, यानी अच्छा दिख रहा है चल तगड़ा है, ऐसा। यानी वो लोग नहीं कह रहे थे फिर भी भर्ती करना, काय के लिए किए गए थे फोर्स रिक्रूटमेंट, आपको तो बताया मैंने। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश लोगों ने किया था उनको वहां पे लेके जाने के लिए, तो कॉलोनी स्टेट फोर्स टू दे। रावलाट एक्ट मैंने बताया आपको कि ये एक्ट इसलिए पास किया था कि जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएगा, एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटी, जो भी अदर लोग उनके अगेंस्ट जाएंगे वो पॉलिटिकल एक्टिविटी को दबाने के लिए ये एक्ट किया गया था। इट अलाउड दैट अ गवर्नमेंट कुड अरेस्ट एनीबडी विदाउट एनी ट्रायल फॉर द 2 years, यानी बिंदास 2 years रख सकते हैं। जालियनवाला बाग मैसेकर मैंने तो बताया आपको, अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था ये सब मैंने आपको बता दिया, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ब्रिटिश की ट्रुप्स वहां पे आई थी, जनरल डायर ने डायरेक्टली वार्निंग दिया था फायर, और लोगों को फायर हुआ था। बैसाखी का पिलग्रिम्स था, लोग एक्चुअली वहां पे जमा हुए थे। अभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अभी अपन ने डिस्कस किया, मतलब गवर्नमेंट को उनके रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना, उनको कोऑपरेट ही नहीं करना। जो जो भी सर्विसेज लगी वो दे देना, जो टाइटल्स मिले हैं वो भी रिटर्न कर देना, ओके। स्कूलों में टीचर है उन्होंने टीचिंग करने जाना नहीं, और फॉरेन गुड्स क्या करना, परचेसिंग नहीं करना, जला देना सब, ऐसा। ये था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। स्वदेशी अपनाओ, अभी स्वदेशी मतलब क्या है, खुद के देश में जो बनाए वही करो, बॉयकॉट द ब्रिटिश एंड स्वदेशी अपनाओ, बराबर ऐसा। बॉयकॉट करना मतलब क्या, अभी मैंने बोला वर्ड बॉयकॉट करो ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश के माल को बॉयकॉट करो, मतलब डू नॉट यूज इट। बॉयकॉट मतलब हद्दपार करना, बराबर ये। और पिकेट का मतलब देखो, अ फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और द प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक टू एंट्रेंस टू अ शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस। डायरेक्टली पिकेट किया, पिकेट किया मतलब इंडियन लोगों ने पिकेट किया था। कोई भी ब्रिटिश का जहां पे भी ऑफिस रहेगा वहां पे जाएंगे नहीं, जहां पे उनके गवर्नमेंट होगा वहां पे हेल्प नहीं करेगा, उनका शॉप होगा तो जाएंगे नहीं, उनके फैक्ट्री का माल परचेज नहीं करेगा, उनसे ट्रेड ही नहीं करेंगे, इसको बोलते पिकेट, ओके। इस प्रकार से फ्रेंड यहाँ पे मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। शायद मुझे गारंटी है आप सभी लोगों को ये पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा या पूरा अंडरस्टैंड हुआ होगा। यदि फिर भी यदि कौन सी कंसेप्ट या कौन सा टर्म आपको नहीं समझ में आई हो या कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, तो प्लीज आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स, आई विल बी श्योरली सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ यू, ओके। लेकिन पूरा वीडियो देख लो पहले, और फिर यदि नहीं समझे तो बोलना, ओके। लगे तो एक आधे वर्ड वहाँ पे लिख लेना और फिर पूछना बाद में, ओके। हाँ, इस प्रकार से यदि प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, और यदि फिर भी नहीं सॉल्व हुआ आपका प्रॉब्लम ऐसा, तो प्लीज कॉल मी ऑन माय पर्सनल फोन, आई विल बी श्योरली सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ यू। टिल देन बाय, सी यू। और यदि मेरा चैनल यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय, सी यू।